जय हिंद दोस्तों, आज की इस क्लास में जनरल नॉलेज से रिलेटेड मोस्ट 150 क्वेश्चन आंसर लेकर आया हूँ जो कि बार बार एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। तो आप लोग इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो का पहला क्वेश्चन आ रहा है, भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क दोस्तों भारत का तो हो जाएगा जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क, जो कि भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना। और अगर आप लोगों को इस वीडियो में एक भी क्वेश्चन का सही उत्तर पहले से पता होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन आ रहा है, सुल्तानपुर बर्ड अभ्यारण्य स्थित है। दोस्तों कहाँ पर स्थित है सुल्तानपुर बर्ड अभ्यारण्य? यह स्थित है गुड़गांव में। ऑप्शन यहाँ पे सी गुड़गांव करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन आप लोगों को बताए जाएंगे सारे क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? जो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है ये कहाँ स्थित है? यह उत्तर प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश करेक्ट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रीय दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। अगला क्वेश्चन आ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है? इन ऑप्शन में से कौन सा अभ्यारण्य है जो कि जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है? तो हो जाएगा पेरियार। दोस्तों जो राष्ट्रीय उद्यान है ये जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है, तो ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या उड़ीसा में स्थित है? इन ऑप्शन में से क्या दोस्तों है जो कि उड़ीसा में स्थित है? तो हो जाएगा महानदी हाथी रिजर्व, जो कि उड़ीसा में स्थित है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, महानदी हाथी रिजर्व। अगला क्वेश्चन दोस्तों, दाचीगाम वन्यजीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित? दाचीगाम वन्यजीव अभ्यारण्य है, यह हो जाएगा जम्मू कश्मीर। ऑप्शन डी, ध्यान रखना क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, संकटापन्न डिजले कस्बा का विश्व में सबसे बड़ा समुच्चयन कहाँ पर है? यानी संकटापन जो रिडले है कस्बा का सबसे बड़ा संकटापन समुच्चय यह कहाँ पर है? तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यह गाहिर माथा में है। ऑप्शन यहाँ पे ए गाहिर माथा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सरिस्का पक्षी विहार कहाँ पर स्थित है? सरिस्का जो पक्षी विहार है यह गुजरात में है। ऑप्शन बी गुजरात करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जिसपे मैं रोज एक से बढ़कर एक क्विज शेयर करता हूं जो कि आपके एग्जाम में 4 चांद लगा सकता है, तो आप लोग इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा दोस्तों। और ये मेरा इंस्टाग्राम चैनल है, अगर आपके पास कोई डाउट है मुझसे पूछना चाहते हैं तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं, अपना डाउट पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा, डायरेक्ट वहाँ से फॉलो कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान किबु लामजाओ यह कहाँ पर है? दोस्तों अगर आप लोग से पूछे विश्व का एकमात्र तैरता हुआ जो राष्ट्रीय उद्यान है कौन सा उद्यान है? तो यह किबु लामजाओ है, ध्यान रखना। और यह कहाँ पर स्थित है? तो यह मणिपुर में है। ऑप्शन यहाँ पे सी मणिपुर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग, विश्व का तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान। अगला क्वेश्चन है, काजीरंगा किस लिए जाना जाता है? जो काजीरंगा प्रसिद्ध है दोस्तों यह गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन यहाँ पे एक गैंडा करेक्ट आंसर हो जाएगा, काजीरंगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? जो नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य है कौन से राज्य में है? तो यह गुजरात में है। ऑप्शन यहाँ पे सी गुजरात करेक्ट आंसर हो जाएगा, नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में दोस्तों चंबल अभ्यारण्य स्थित है? यह मध्य प्रदेश में। ऑप्शन यहाँ पे भी मध्य प्रदेश करेक्ट आंसर हो जाएगा, कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, पेरियार गेम अभ्यारण्य किस लिए प्रसिद्ध है? पेरियार जो गेम अभ्यारण्य है यह प्रसिद्ध है जंगली हाथियों के लिए। ऑप्शन डी जंगली हाथियों करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य यह उत्तर प्रदेश में है। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों यह हो जाएगा असम में। ऑप्शन डी, ध्यान रखिएगा, असम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, केलवा देव घना पक्षी विहार कहाँ पर अवस्थित है? केलवा देव जो घना पक्षी विहार है यह भरतपुर में है, राजस्थान के भरतपुर में है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, भरतपुर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, नंदा देवी जीव मंडलम किस राज्य में स्थित है? नंदा देवी जो जीव मंडलम है यह हो जाएगा आपका उत्तराखंड करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी, ध्यान रखना, उत्तराखंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, निम्नलिखित राज्यों में से भारत के किस राज्य में मानस राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? मानस राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों कौन से राज्य में है? तो यह असम राज्य हो जाएगा। ऑप्शन सी असम राज्य, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, अभ्यारण्य राइनो किस लिए जाना जाता है? अभ्यारण्य राइनो है यह जाना जाता है दोस्तों काजीरंगा के लिए। ऑप्शन यहाँ पे ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, काजीरंगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यान वैली ऑफ फ्लावर्स स्थित है? कौन से राज्य में दोस्तों वैली ऑफ फ्लावर्स स्थित है? तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर उत्तराखंड में है। ऑप्शन ए उत्तराखंड करेक्ट आंसर हो जाएगा, वैली ऑफ फ्लावर्स स्थित है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मधुमलाई
पशु विहार किस लिए प्रसिद्ध है? जो मदुमलाई जो पशु विहार है यह प्रसिद्ध है व्याघ्रों के लिए। ऑप्शन यहाँ पे ए व्याघ्रों करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना जो कि पशु विहार प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन आ रहा है गिर का वन शेरों के लिए प्रसिद्ध है, यह किस राज्य में स्थित है? जो गिर का वन है यह शेरों के लिए प्रसिद्ध है, यह कौन से राज्य में है? तो यह गुजरात में है। ऑप्शन यहाँ पे सी गुजरात करेक्ट आंसर हो जाएगा, गुजरात राज्य में है। अगला क्वेश्चन है नामदफा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? नामदफा वन्यजीव अभ्यारण्य दोस्तों यह अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है खगचंद जंडा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? खगचंद जंडा जो राष्ट्रीय उद्यान है यह सिक्किम में है। ऑप्शन बी सिक्किम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है डाम्फा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? डाम्फा वन्यजीव अभ्यारण्य दोस्तों यह मिजोरम में है। ऑप्शन ए मिजोरम करेक्ट आंसर हो जाएगा, डाम्फा वन्यजीव अभ्यारण्य। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत नहीं आता है? दोस्तों कौन सा उद्यान है जो कि प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत नहीं आता है? क्यों हो जाएगा कीबुल लामजाओ। ध्यान रखना ऑप्शन यहाँ पे डी कीबुल लामजाओ करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत नहीं आता है। बाकी यहाँ पे कान्हा किस लिए प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत आता है? रणथंभौर भी आता है और जिम कार्पेट, ये तीनों दोस्तों प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत आता है, तो ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है राजाजी राष्ट्रीय पार्क किसका एक प्राकृतिक आवास है? दोस्तों राजाजी राष्ट्रीय पार्क है किसका एक प्राकृतिक आवास है? तो यह करेक्ट आंसर हो जाएगा एशियाई हाथियों का। ऑप्शन यहाँ पे बी एशियाई हाथी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा? भारत का जो प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो हो जाएगा कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो कि भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है, तो ध्यान रखना ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत का प्रथम तितली उद्यान कहाँ पर स्थित है? भारत का जो प्रथम तितली उद्यान है यह बेंगलुरु में है। कहाँ पर दोस्तों? तो बेंगलुरु में। और कौन सा है? तो हो जाएगा बनरघट्टा जैविक उद्यान, जो कि प्रथम तितली उद्यान के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है साइलेंट वैली नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? साइलेंट वैली नेशनल पार्क है यह केरल राज्य में है। ऑप्शन डी केरल राज्य करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है भारतीय गैंडा कहाँ पर पाए जाते हैं? जो एक सिंग वाले जो भारतीय गैंडा है ये कहाँ पाए जाते हैं? यह पाए जाते हैं काजीरंगा अभ्यारण्य में। ऑप्शन यहाँ पे भी काजीरंगा अभ्यारण्य करेक्ट आंसर हो जाएगा, एक सिंग वाले गैंडा पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों पीन घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? पीन घाटी राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों ये हो जाएगा करेक्ट आंसर हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? जो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ पर है दोस्तों? तो यह हो जाएगा कर्नाटक में बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा कर्नाटक। अगला क्वेश्चन आ रहा है कान्हा नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? कान्हा नेशनल पार्क है दोस्तों यह मध्य प्रदेश में। ऑप्शन बी मध्य प्रदेश कान्हा नेशनल पार्क स्थित हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है रणथंभौर वन्य प्राणी अभ्यारण्य यह भारत के किस प्रदेश में स्थित है तथा किसके लिए प्रसिद्ध है? कौन से राज्य में स्थित है और यह किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह दोस्तों ध्यान रखिएगा यह राजस्थान में स्थित है और यह बब्बर शेर के लिए प्रसिद्ध यानी फेमस है दोस्तों। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर है, राजस्थान बब्बर शेर के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन आ रहा है विक्रमशिला गंगात्मक डॉल्फिन अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? विक्रमशिला गंगात्मक डॉल्फिन अभ्यारण्य है यह भागलपुर में है। ऑप्शन सी भागलपुर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान यह उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है हेलीकॉप्टर का आविष्कार किसने किया था? हेलीकॉप्टर का जो आविष्कार किया था यह करेक्ट आंसर हो जाएगा विक्रमबेट। ऑप्शन यहाँ पे बी विक्रमबेट करेक्ट आंसर, जो कि हेलीकॉप्टर का आविष्कार किया था, तो ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है रडार के आविष्कारक कौन थे? जो रडार के आविष्कारक दोस्तों कौन है? यह टेलर एवं यंग। ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा टेलर एवं यंग, जो कि रडार के आविष्कारक हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड के नाम पर शुरू हुआ जिन्होंने खोज की थी। किस चीज़ की खोज की थी दोस्तों? तो हो जाएगा डायनामाइट की खोज की थी। ऑप्शन डी डायनामाइट करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है त्वरित चालक के आविष्कारक कौन है? दोस्तों जो त्वरित चालक के आविष्कारक है तो हो जाएगा बेंजामिन फ्रैंकलिन। ऑप्शन यहाँ पे सी बेंजामिन फ्रैंकलिन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है टेलीविज़न यानी टीवी का आविष्कार किसने किया था? टीवी का जो आविष्कार किया था यह किया था जे.एल. बियर्ड्स ने। ऑप्शन यहाँ पे भी जे.एल. बियर्ड्स करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? एक्सरे का जो आविष्कार किया था दोस्तों यह किया था रॉन्टजन ने। ऑप्शन यहाँ पे बी रॉन्टजन करेक्ट आंसर हो जाएगा एक्सरे का आविष्कारक। अगला क्वेश्चन है दोस्तों टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? टेलीस्कोप यानी दोस्तों दूरबीन की खोज कौन से वैज्ञानिक ने की थी? तो हो जाएगा गैलीलियो ने की थी। ऑप्शन यहाँ पे डी गैलीलियो करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है हवाई जहाज़ का आविष्कार किसने किया था। हवाई जहाज़ का जो आविष्कार किया था राइट ब्रदर्स ने किया था। ऑप्शन यहाँ पे बी राइट ब्रदर्स करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है गैस इंजन की खोज किसने की। गैस इंजन की जो खोज की थी दोस्तों यह किसने की थी, तो यह करेक्ट आंसर हो जाएगा डैमलर। ऑप्शन यहाँ पे सी डैमलर करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि गैस इंजन की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है परमाणु बम का विकास किसने किया था। परमाणु बम का जो विकास किया था जे रॉबर्ट ओपेनहीमर ने किया था। ध्यान रखना ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर होगा जे रॉबर्ट ओपेनहीमर। अगला क्वेश्चन है प्रक्षेपास्त्र का विकास किसने किया था। प्रक्षेपास्त्र का जो विकास किया था वन वान ब्रान ने। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर होगा वन वान ब्रान। अगला क्वेश्चन है हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया। हाइड्रोजन बम जो विकसित किया दोस्तों किसने किया, तो हो जाएगा एडवर्ड टेलर ने किया। ऑप्शन यहाँ पे सी एडवर्ड टेलर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है लेजर का आविष्कार किसने किया था। लेजर का जो आविष्कार किया था दोस्तों किसने किया था, तो यह करेक्ट आंसर हो जाएगा टी.एच. मेमन ने किया था। ऑप्शन यहाँ पे सी टी.एच. मेमन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का जो आविष्कार किया था नोल और रुस्का ने। ऑप्शन यहाँ पे ए नोल और रुस्का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है कंप्यूटर का जनक समझे जाने वाले व्यक्ति, यानी कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है, तो हो जाएगा बेबेज को कहा जाता है, चार्ल्स बेबेज। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा बेबेज। अगला क्वेश्चन आ रहा है जेट इंजन का जो आविष्कार किया था किसने किया था दोस्तों, तो यह करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रैंक व्हिटले ने जेट इंजन का आविष्कार किया था। ऑप्शन बी फ्रैंक व्हिटले करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है माइक्रोफोन का आविष्कार किसे माना जाता है। आविष्कारक जो माना जाता है किसे माना जाता है, तो यह ग्राहम बेल को दोस्तों माइक्रोफोन का आविष्कारक माना जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्राहम बेल। अगला क्वेश्चन है स्कूटर का आविष्कार है किसने किया है दोस्तों, स्कूटर का आविष्कार, यह आविष्कारक कौन है दोस्तों, तो हो जाएगा ब्रड शो। ऑप्शन यहाँ पे ए ब्रड शो करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि स्कूटर के आविष्कारक हैं। अगला क्वेश्चन नाभिकीय रिएक्टर की खोज करता कौन है। नाभिकीय रिएक्टर का जो खोज करता है कौन है दोस्तों, तो यह एनरिको करेक्ट आंसर हो जाएगा एनरिको फर्मी। ध्यान रखिएगा ऑप्शन डी एनरिको फर्मी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों वायरलेस का आविष्कार किसने किया था। वायरलेस का जो आविष्कार किया था दोस्तों यह मार्कोनी किया था। ऑप्शन ए मार्कोनी करेक्ट आंसर हो जाएगा वायरलेस का आविष्कार। अगला क्वेश्चन है फाउंटेन पेन के आविष्कारक कौन थे। फाउंटेन पेन के जो आविष्कारक थे यह वाटरमैन थे। ऑप्शन यहाँ पे ए वाटरमैन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है निम्नलिखित में से अलेक्जेंडर ग्राहम बेल द्वारा किसका आविष्कार किया गया था, तो ये हो जाएगा टेलीफोन का आविष्कार किया गया था। ऑप्शन टेलीफोन। अगला क्वेश्चन टाइप राइटर का आविष्कारक कौन है। दोस्तों जो टाइप राइटर के आविष्कारक दोस्तों कौन है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा सोल्स। ऑप्शन यहाँ पे 20 सोल्स करेक्ट आंसर हो जाएगा टाइप राइटर के आविष्कारक। अगला क्वेश्चन है सेफ्टी लैम्प के आविष्कारक कौन है। दोस्तों जो सेफ्टी लैम्प के जो आविष्कारक है दोस्तों कौन है, तो ये करेक्ट आंसर होगा डेबी, जो कि सेफ्टी लैम्प के आविष्कारक है। ऑप्शन बी डेबी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है विद्युत बल्ब के आविष्कारक कौन है। दोस्तों जो विद्युत बल्ब के जो आविष्कारक है कौन है दोस्तों, तो यह करेक्ट आंसर हो जाएगा थॉमस अल्वा एडिसन, जो कि विद्युत बल्ब के आविष्कारक है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया था। बैरोमीटर का जो आविष्कार किया था दोस्तों यह किया था एवांगेलिस्टा टोरिसेली ने। ऑप्शन यहाँ पे एक करेक्ट आंसर होगा एवांगेलिस्टा टोरिसेली। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किया था एकर्ट्स एवं मास्ली ने। ऑप्शन यहाँ पे एक करेक्ट आंसर होगा एकर्ट्स एवं मास्ली। अगला क्वेश्चन एलईडी का आविष्कार किसने किया था। एलईडी बल्ब का जो आविष्कार किया था किसने किया था, तो हो जाएगा निक होलोनयाक ने एलईडी बल्ब का आविष्कार किया था। ऑप्शन यहाँ पे एक करेक्ट आंसर होगा निक होलोनयाक। दोस्तों अगला क्वेश्चन है मशीन गन का आविष्कार किसने किया था। जो मशीन गन का जो आविष्कार किया था यह किया था जेम्स पकल द्वारा मशीन गन का आविष्कार किया गया था। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा जेम्स पकल द्वारा। अगला क्वेश्चन आ रहा है सेफ्टी रेजर का आविष्कार किसने किया था। सेफ्टी रेजर का जो आविष्कार किया था यह जिलेट ने किया था। ऑप्शन सी जिलेट करेक्ट आंसर होगा सेफ्टी रेजर का आविष्कार। अगला क्वेश्चन है पारद थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था। पारद थर्मामीटर का जो आविष्कार किया था फ़ारेनहाइट ने किया था। ऑप्शन यहाँ पे बी फ़ारेनहाइट करेक्ट आंसर होगा, जो कि पारद थर्मामीटर का आविष्कार किया था। दोस्तों अगला क्वेश्चन है मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किसने किया था। मोबाइल फ़ोन का जो आविष्कार किया था यह किया था मार्टिन कूपर। ऑप्शन यहाँ पे बी मार्टिन कूपर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है बैटरी का आविष्कार किसने किया था। बैटरी का जो आविष्कार किया दोस्तों किसने किया, तो वोल्टा ने बैटरी का आविष्कार किया। ऑप्शन यहाँ पे ए वोल्टा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है डीजल इंजन का आविष्कार किसने किया था। डीजल इंजन का जो आविष्कार किया था दोस्तों रुडोल्फ ने किया था। ऑप्शन ए रुडोल्फ करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया था। अल्फ्रेड नोबेल ने आविष्कार किया था डायनामाइट का। ऑप्शन यहाँ पे सी डायनामाइट करेक्ट आंसर होगा। अल्फ्रेड नोबेल ने आविष्कार किया था।
अगला क्वेश्चन है वर्षा की अम्लता किसके द्वारा मापी जाती है। वर्षा की जो अम्लता है किसके द्वारा मापी जाती है, यहाँ पे इसके लिखा हुआ है लेकिन ये किसके होगा दोस्तों, किसके द्वारा मापी जाती है, तो हो जाएगा pH मीटर के द्वारा मापी जाती है। ऑप्शन यहाँ पर डी pH मीटर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों पायरोमीटर निम्नलिखित में से मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। इन ऑप्शन में से जो पायरोमीटर है वह किस चीज़ की मापने के लिए किया जाता है उपयोग, तो हो जाएगा उच्च तापमान मापने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी उच्च तापमान करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। कौन से यंत्र का इन ऑप्शन से प्रयोग किया जाएगा, तो हो जाएगा सोनार का किया जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे डी सोनार करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारत वर्ष किस द्वीप का अंग है। जो प्रचलित भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार दोस्तों भारतीय किस द्वीप का अंग है, ये हो जाएगा करेक्ट आंसर जम्बू द्वीप का अंग है। ऑप्शन यहाँ पे बी जम्बू द्वीप करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया था। कौन से भाषा में किया गया था सबसे पहले, तो हो जाएगा ग्रीक भाषा में। ऑप्शन यहाँ पे बी ग्रीक भाषा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा कौन सी। भारत की जो मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा है तो हो जाएगा 8.4 उत्तरी अक्षांश है। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर होगा 8 सेल्सियस 4 उत्तरी अक्षांश, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा देशांतर भारत की मानक मध्य चीन रेखा है, मध्यम रेखा है दोस्तों कौन सा, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा 82 सेल्सियस 30 ई। ऑप्शन यहाँ पे डी ध्यान रखिएगा 82 सेल्सियस 30 ई करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत का परमाणिक समय उस स्थान का स्थानीय समय है जो स्थित है। कहाँ स्थित दोस्तों, तो ये हैदराबाद के समीप स्थित है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी हैदराबाद करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय मानक समय यानी IST ग्रीनविच मध्य समय यानी GMT से आगे है, कितना आगे है दोस्तों, तो यह 2 घंटा आगे है। ऑप्शन यहाँ पे सी 2 घंटा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों भारत का धूर दक्षिणी भाग में भूमध्य रेखा से दूरी कितनी। भारत का जो धूर दक्षिणी भाग की भूमध्य से दूरी रेखा कितनी है, कि 876 किलोमीटर है। ऑप्शन यहाँ पे सी 876 किलोमीटर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी। भारत का जो स्थलीय सीमा की लंबाई है 15,200 किलोमीटर। तो ध्यान रखना ऑप्शन यहाँ पे डी 15,200 किलोमीटर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत में अंडमान और निकोबार तथा लक्षद्वीप सहित मुख्य भूमि के समुद्र तट की कुल लंबाई कितनी, यानी यहाँ पे पूछा जा रहा है अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप सहित जो मुख्य समुद्र की तट की कुल लंबाई है कितनी है, ये हो जाएगा 7,516.6 किलोमीटर है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट होगा 7,516.6 किलोमीटर, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है भारत के उत्तरी छोर से लेकर दक्षिणी छोर तक दूरी कितनी है। भारत का जो उत्तर से लेकर दक्षिण तक जो दूरी है ये हो जाएगा 3214 किलोमीटर यानी 3214 किलोमीटर। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी। भारत का जो पूर्व से लेकर पश्चिम तक का जो लंबाई है यह करेक्ट आंसर हो जाएगा 2933 किलोमीटर यानी 2933 किलोमीटर। तो ध्यान रखना ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 2933 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन दोस्तों भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी। भारत की जो तटरेखा की लंबाई है कितनी है, तो हो जाएगा 6100 किलोमीटर कुल भारत की तटरेखा की लंबाई है। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। जो भारत का क्षेत्रफल है वह विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, तो हो जाएगा 2.4% है। तो ध्यान रखना ऑप्शन यहाँ पे भी 2.4% करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय क्षेत्र यानी दोस्तों मध्य समुद्र तल से यानी 2135 मीटर से या फिर उससे भी अधिक ऊंचाई के अंतर्गत आता है। दोस्तों कितना क्षेत्रफल, तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे ए 10.7% जो क्षेत्रफल है वो 3135 मीटर या फिर उससे भी अधिक ऊंचाई के अंतर्गत आता है। तो ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियाँ का विस्तार, यानी पूरे भारत के दोस्तों कितने प्रतिशत भाग पर समुंदर और पहाड़ियाँ पाई जाती है, यानी पहाड़ियाँ और पर्वत और पहाड़ियाँ दोस्तों पाई जाती है। तो हो जाएगा 29.3% भाग पर यानी पर्वत और पहाड़ियाँ पाई जाती है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पठार का विस्तार, यानी पूरे भारत के दोस्तों संपूर्ण भारत की बात हो रही है तो कितने भाग पर पठार पाया जाता है, तो हो जाएगा 27.7% भाग पर दोस्तों पठार पाया जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है
संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान का विस्तार पाया जाता है? पूरे भारत, संपूर्ण भारत की कितने प्रतिशत भूभाग पर दोस्तों मैदान पाया जाता है? समतल मैदान। तो हो जाएगा 43% भाग पर दोस्तों समतल मैदान पाया जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा 43% भाग पर। अगला क्वेश्चन आ रहा है, समुद्र में भारत की प्रादेशिक सीमा का विस्तार कहाँ तक है? भारत की जो प्रादेशिक सीमा का विस्तार है समुद्र में कहाँ तक है? तो होगा 14 समुद्री मील तक है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी 14 समुद्री मील करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का संलग्न क्षेत्र प्रादेशिक जल सीमा के आगे कितनी समुद्री मील की दूरी तक है? यानी जो संलग्न जल सीमा के आगे जो कितनी समुद्री मील दूर तक है भारत का संलग्न क्षेत्र? तो हो जाएगा 24 मील दूर तक है। ऑप्शन यहाँ पे भी 24 मील करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का एकांतिक आर्थिक क्षेत्र संलग्न क्षेत्र के आगे कितने समुद्री मील दूर तक है? दोस्तों कितनी समुद्री मील की दूरी तक है? तो हो जाएगा 200 समुद्री मील दूर तक है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 200 समुद्री मील दूरी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत के कितने राज्य समुद्र के किनारे पर है? समुद्र के किनारे पर यानी समुद्र की तटरेखा से लगे हुए हैं। तो 9 राज्य। ऑप्शन यहाँ पे सी 9 राज्य करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाला राज्य है? कौन सा राज्य दोस्तों सबसे ज़्यादा लंबी तटरेखा वाला राज्य है? तो हो जाएगा ऑप्शन बी गुजरात राज्य। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा गुजरात। अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं गुजरती? इन ऑप्शन में से कौन से राज्य से नहीं गुजरती है? तो उड़ीसा से। ऑप्शन यहाँ पे बी उड़ीसा। आप लोगों को ऑप्शन पे ध्यान देना है। और भी ऐसे राज्य जहाँ से नहीं गुजरती है, लेकिन आप लोगों को ऑप्शन में देना है कि यहाँ पे राजस्थान से गुजरता है, झारखंड से भी गुजरता है और मिजोरम से भी गुजरता है। तो आप लोग ऑप्शन पे ध्यान देना है कि कौन कौन से राज्य से गुजरता है और कौन कौन राज्य से नहीं गुजरता है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी, यहाँ पे उड़ीसा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? कौन सी अक्षांश रेखा दोस्तों? तो हो जाएगा कर्क रेखा, जो कि भारत के मध्य से होकर गुजरती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा वह भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी 8 राज्य करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरता है? कौन से राज्य से? तो हो जाएगा उड़ीसा। उड़ीसा ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे गुजरात, राजस्थान और पश्चिम बंगाल से नहीं, पश्चिम बंगाल से गुजरता है नहीं, गुजरात से भी गुजरता है, राजस्थान से भी गुजरता है और पश्चिम बंगाल से भी गुजरता है। बाकी यहाँ पे उड़ीसा से नहीं गुजरता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत का वह राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरता है, वह राज्य जो जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है, इन ऑप्शन में से तो हो जाएगा झारखंड दोस्तों, जहाँ से होकर कर्क रेखा गुजरता है। बाकी यहाँ पे उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरता है, मध्य प्रदेश से नहीं गुजरता है, हिमाचल प्रदेश से नहीं गुजरता है और बिहार से नहीं गुजरता है। तो ध्यान रखिएगा, फिर झारखंड से होकर कर्क रेखा गुजरता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी पॉइंट कौन सी है? तो हो जाएगा केप कैमोरिन। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा, केप कैमोरिन, जो कि भारत की दक्षिणी नोक है। अगला क्वेश्चन है, भारत के दक्षिणी में सबसे दूरस्थ स्थल कौन सा? सबसे दूर वाला स्थान दोस्तों भारत के दक्षिण में तो हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। ऑप्शन सी इंदिरा पॉइंट करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है? जो इंदिरा पॉइंट का जो दूसरा नाम है वह क्या है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें से सभी, यानी पार्सन पॉइंट भी नाम है, लाही चिंग भी नाम है और यहाँ पे पिगमेलियन पॉइंट भी इंदिरा पॉइंट का ही दूसरा नाम है। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए बी सी यहाँ पे तीनों करेक्ट हैं, इसीलिए ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकटतम स्थित है? कौन सा इन ऑप्शन में से स्थान है जो कि भूमध्य रेखा के समीप स्थित है? तो हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। ऑप्शन सी इंदिरा पॉइंट करेक्ट आंसर होगा, जो कि भूमध्य रेखा के समीप स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग है कहाँ पर दोस्तों? तो हो जाएगा इंदिरा कॉल में। ऑप्शन यहाँ पे डी इंदिरा कॉल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? जो इंदिरा पॉइंट है यह कहाँ पर है? तो हो जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर होगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है? भारत की जो मुख्य भूमि को रामेश्वर द्वीप से अलग करता है, कौन करता है? तो हो जाएगा पंबन चैनल करता है। ऑप्शन यहाँ पे भी पंबन चैनल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, आदाम्स ब्रिज निम्नलिखित में से किन 2 देशों के मध्य स्थित है? जो आदाम्स ब्रिज है ये कौन से 2 देशों के बीच स्थित है? तो ये भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। ऑप्शन यहाँ पे सी भारत और श्रीलंका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा जलाशय अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है? कौन सा जलाशय दोस्तों? तो यह करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी ऊपर में होगा और ऑप्शन सी नीचे होगा। तो यहाँ पे 11 डिग्री चैनल जो कि किसको अलग करता है? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है। तो यहाँ पे 11 डिग्री चैनल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, डंकन पास
किसके बीच स्थित है? जो डंकन पास है यह स्थित है दक्षिणी अंडमान एवं छोटा अंडमान के बीच। तो ध्यान रखना ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर होगा, दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान। अगला क्वेश्चन है द्वीप एक द्वीप है, यह कहाँ पर स्थित है? यह गुजरात के तट पर स्थित है। ऑप्शन यहाँ पे सी गुजरात करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल राशि कौन सी? भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल राशि हो जाएगा पाक जल संधि। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर होगा, पाक जल संधि। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन निफ्टी किस शेयर बाजार का मूल्य सूचकांक है? निफ्टी है यह NSE का सूचकांक है। ऑप्शन यहाँ पे ये करेक्ट आंसर होगा NSE। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE की स्थापना किसने की? किसने की दोस्तों? तो हो जाएगा रायचंद दीपचंद, रायचंद दीपचंद। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों भारत में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज की संख्या कितनी है? तो हो जाएगा 23 है स्टॉक एक्सचेंज की संख्या भारत में मान्यता प्राप्त। अगला क्वेश्चन भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कहाँ पर है? सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज या बम्बई स्टॉक एक्सचेंज हो जाएगा। ऑप्शन से ध्यान रखिएगा, बम्बई स्टॉक एक्सचेंज। अगला क्वेश्चन है बम्बई स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुई थी? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हो जाएगा 1875 में बम्बई स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों बुल एवं बियर्स शब्दावली का संबंध किससे है? जो बुल और बियर्स जो शब्दावली है यह संबंध है दोस्तों स्टॉक मार्केट से। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्टॉक मार्केट। अगला क्वेश्चन है बम्बई स्टॉक एक्सचेंज का शेयर मूल्य सूचकांक है कौन है दोस्तों? तो हो जाएगा इनमें से सभी है, यानी डोलेक्स भी है, सेंसेक्स भी है और यहाँ पे निफ्टी है, निफ्टी 50 है, ये सब है दोस्तों। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है भारत में शेयर बाजार के कार्य को नियंत्रित करता है कौन करता है दोस्तों? तो यह सेबी करता है। ऑप्शन यहाँ पे भी सेबी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है बम्बई स्टॉक एक्सचेंज कहाँ पर स्थित है? बम्बई स्टॉक एक्सचेंज दोस्तों दलाल स्ट्रीट में स्थित है। ऑप्शन यहाँ पे बी दलाल स्ट्रीट करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों भारत का सबसे बड़ा शेयर बाजार निम्नलिखित में से कौन सा? सबसे बड़ा शेयर बाजार हो जाएगा मुंबई शेयर बाजार। ऑप्शन सी ध्यान रखिएगा, मुंबई शेयर बाजार करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज NSE की स्थापना की संस्तुति 1991 में किस समिति द्वारा दी गई थी? कौन सी समिति के द्वारा दी गई थी दोस्तों? ये हो जाएगा फिरवानी समिति के द्वारा दी गई थी। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, फिरवानी समिति। अगला क्वेश्चन है दोस्तों भारतीय स्टॉक बाजार का विनियमन और पर्यवेक्षण किसके द्वारा किया जाता है? विनियमन और पर्यवेक्षण जो किया जाता है यह किया जाता है सेबी के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे डी सेबी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड की जो स्थापना हुई थी 1988 में। ध्यान रखना ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन यहाँ पे ए 1988 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड को किस वर्ष एक अध्यादेश द्वारा वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? कौन से वर्ष दोस्तों? तो हो जाएगा 1992 में यह वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है भारत में शेयर बाजार की कार्य प्रणाली का विनियमन निम्नलिखित में कौन करता है? कौन करता है दोस्तों? तो यह सेबी करता है। ऑप्शन यहाँ पे सी सेबी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है बम्बई स्टॉक एक्सचेंज यानी BSE का संवेदी शेयर मूल्य सूचकांक कितनी कंपनियों के शेयर मूल्य पर आधारित होता है? कितनी कंपनियों के दोस्तों? यह 30 कंपनियों के शेयर मूल्य पर आधारित होता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा 30 कंपनियां। अगला क्वेश्चन चुनिंदा कंपनियों के शेयर मूल्य पर आधारित शेयर मूल्य सूचकांक सेंसेक्स कितनी कंपनियों के शेयर मूल्य पर आधारित है? तो यह 30 कंपनियों के शेयर मूल्य पर आधारित है सेंसेक्स। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 30 मूल्य। अगला क्वेश्चन आ रहा है बम्बई स्टॉक एक्सचेंज यानी BSE का राष्ट्रीय सूचकांक कितनी कंपनियों के शेयर पर आधारित है? कितनी कंपनियों के शेयर पर आधारित है? तो हो जाएगा 100 कंपनी। ऑप्शन यहाँ पे सी 100 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों दलाल स्ट्रीट स्थित है कहाँ पर दोस्तों? तो यह मुंबई में है। ऑप्शन यहाँ पे सी मुंबई करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों वॉल स्ट्रीट किसका नाम है? जो वॉल स्ट्रीट है यह दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा न्यूयॉर्क का स्टॉक मार्केट का नाम है, स्टॉक एक्सचेंज का नाम है। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर होगा, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज का नाम है। अगला क्वेश्चन दोस्तों डो जोन्स क्या है? दोस्तों जो डो जोन्स है यह क्या है? तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे ध्यान रखना ए करेक्ट आंसर होगा न्यूयॉर्क का स्टॉक एक्सचेंज का शेयर बाजार सूचकांक है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर होगा न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज का शेयर बाजार सूचकांक। अगला क्वेश्चन है निक्की क्या है? दोस्तों जो निक्की है ये क्या है? तो ये जाएगा टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज का शेयर मूल्य सूचकांक है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज का शेयर मूल्य सूचकांक।
अगला क्वेश्चन है टोक्यो स्थित स्टॉक एक्सचेंज कहाँ पर है। टोक्यो स्थित स्टॉक एक्सचेंज है यह निक्की में है, तो ऑप्शन यहाँ पे डी निक्की का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बैंक की जो शाखाएं सीधे विदेशी मुद्रा विनिमय कारोबार कर सकती है उन्हें विदेशी मुद्रा के साथ और क्या कहा जाता है। यह कहा जाता है अधिकृत डीलर कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ पे ए अधिकृत डीलर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत में वर्तमान मुद्रा प्रणाली का प्रबंध करता है कौन है दोस्तों, तो हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक है। ऑप्शन यहाँ पे बी भारतीय रिजर्व बैंक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है भारत में बैंकिंग विनिमय अधिनियम कब पारित किया गया था। भारत में जो बैंकिंग विनिमय अधिनियम पारित किया गया था यह 1949 में किया गया था। ध्यान रखना ऑप्शन यहाँ पे डी 1949 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कौन सा बैंक कृषि एवं ग्रामीण वित्त की आवश्यकताओं तक सीमित है। कौन सा बैंक दोस्तों, तो हो जाएगा नाबार्ड्स बैंक। ऑप्शन डी नाबार्ड्स करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी समिति बैंकिंग क्षेत्र में सुधारों से संबंधित है। कौन सी समिति दोस्तों, हो जाएगा नरसिंहन समिति। ध्यान रखिएगा ऑप्शन यहाँ पे भी नरसिंहन समिति जो कि सुधारों से संबंधित है बैंकिंग क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है भारत में विदेशी विनिमय संचयन का रख रखाव किसके द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों, तो हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए भारतीय रिजर्व बैंक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है निम्नलिखित में से कौन भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर थे। कौन थे दोस्तों, हो जाएगा सी डी देशमुख। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा सी डी देशमुख। अगला क्वेश्चन दोस्तों भारत सरकार ने नोटबंदी की घोषणा कब की। भारत सरकार ने नोटबंदी की घोषणा 8 नवंबर 2016 में की थी। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 8 नवंबर 2016। अगला क्वेश्चन आ रहा है निम्नलिखित में से भारत में विमुद्रीकरण दोस्तों का कौन औपचारिक उद्देश्य नहीं है। कौन औपचारिक उद्देश्य नहीं दोस्तों, यह करेक्ट आंसर होगा व्यवहार दोस्तों में अंकीय तरीकों का अधिक उपयोग, ये दोस्तों औपचारिक उद्देश्य नहीं है। ध्यान रखिएगा। बाकी यहाँ पे ए सी और डी ये तीनों औपचारिक उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन दोस्तों रेपो किसके द्वारा जारी किया जाता है। दोस्तों जो रुपये है, रेपो नहीं दोस्तों, रुपये है, यह किसके द्वारा जारी किया जाता है। यह जारी किया जाता है भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम लिमिटेड के द्वारा। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है रेपो दर किसके अंतर्गत विचारणीय होती है। किसके अंतर्गत दोस्तों विचारणीय होती है, यह मौद्रिक नीति के अंतर्गत। ऑप्शन यहाँ पे ए मौद्रिक नीति करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है खुले बाजार की कार्यवाहियाँ दोस्तों समाहित होती है। किसमें दोस्तों कार्यवाहियाँ समाहित होती है, यह साख नियंत्रण की परिमाणात्मक विधियों में यह समाहित होती है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यदि किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति निरंतर बढ़ रही है तो केंद्रीय बैंक कर सकता है। क्या कर सकता है दोस्तों, बैंक कर सकता है। तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर रेपो दर में वृद्धि कर सकता है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी रेपो दर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों भारतीय यूनिट ट्रस्ट यानी यूटीआई की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो यह करेक्ट आंसर होगा 1964 में भारतीय यूनिट ट्रस्ट यानी यूटीआई की स्थापना हुई थी। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 1964। अगला क्वेश्चन है दोस्तों भारत का सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड संस्था कौन सा। सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड संस्था तो हो जाएगा यूटीआई। ऑप्शन यहाँ पे डी यूटीआई करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों भारत में सबसे पहले किसने म्यूचुअल फंड आरंभ किया था। सबसे पहले म्यूचुअल फंड आरंभ किया था यूटीआई ने। तो ऑप्शन यहाँ पे सी यूटीआई करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है भारतीय जीवन बीमा यानी LIC की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो ये हुआ था 1956 में। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 1956। अगला क्वेश्चन है साधारण बीमा निगम यानी GIC के अधीन कितनी बीमा कंपनियां कार्यरत है। कितनी दोस्तों, तो हो जाएगा 4 बीमा कंपनियां कार्यरत है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है जीवन बीमा निगम यानी LIC की कौन सी पॉलिसी विशेष बच्चों के हितार्थ नहीं है। बच्चों के हितार्थ नहीं है दोस्तों, तो हो जाएगा जीवन सुरक्षा। ऑप्शन यहाँ पे डी जीवन सुरक्षा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण यानी IRDA का मुख्यालय कहाँ पर है। कहाँ पर है दोस्तों, तो यह हैदराबाद में है। ऑप्शन यहाँ पे भी हैदराबाद करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत में बीमा क्षेत्र का नियमन कौन सी संस्था करती है। नियमन दोस्तों कौन सी संस्था करती है बीमा क्षेत्र का, यह करती है IRDA करती है। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा IRDA। अगला क्वेश्चन आ रहा है RN मल्होत्रा समिति ने किस क्षेत्र से संबंधित सुधारों के लिए रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। कौन से क्षेत्र से संबंधित सुधारों के लिए, तो हो जाएगा बीमा क्षेत्र। ऑप्शन यहाँ पे सी बीमा क्षेत्र करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, बम्बई स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुई थी? बम्बई स्टॉक एक्सचेंज की दोस्तों जो स्थापना हुई थी कब हुई थी? तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ऑप्शन ए, बी, सी, डी यहाँ पे सारे शो कर रहे हैं, तो आप लोगों को सही आंसर कमेंट करना है। फिर मिलते हैं अगले क्लास।